देखिए दोस्तों, लास्ट पार्ट में मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल जो है वो पाल वंश का शासक था और 8वीं शताब्दी के अंतर्गत उसने भागलपुर में इस जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे दीपंकर श्रीज्ञान अतिशा, उसने 11वीं शताब्दी के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में ये रहे थे। कौन? दीपंकर श्रीज्ञान अतिशा, वो 11वीं शताब्दी में इसके कुलपति रहे थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंतर्गत भागलपुर में इसकी स्थापना की थी। तो धर्मपाल क्या होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। देखिए, अपन आज की जो क्विज है उसको शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किए गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें ताकि सभी को अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार की बुलबुल नाम से किस विद्वान को जाना जाता है। तो देखिए, बिहार की बुलबुल के उपनाम से चिंतामणि को जाना जाता है। चिंतामणि जो है वो एक संगीतकार थे, ये एक संगीतकार थे और इन्हीं को बिहार की बुलबुल के उपनाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के काल की बात हो रही है, तो बिहार की बुलबुल चिंतामणि क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री जो इब्न बतूता है वो कहाँ का निवासी था, ये आपको बताना है। तो देखिए, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। मोरक्को इसका राइट आंसर होगा। 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता, ये मोरक्को तेंजियर का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल के अंतर्गत, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था और बाद में इसे चीन के सम्राट तोगम तिगुर के दरबार में भेजा गया था। 1353 ईस्वी में भारत चीन की यात्रा का वर्णन किताब उल रेहला, जिसको सफरनामा के नाम से जाना जाता है, वो अरबी भाषा के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। तो मोरक्को का ये निवासी था कौन? इब्न बतूता। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में सल्तनत काल में किसके काल में प्रारंभ हुआ था। तो सांकेतिक मुद्रा है उसका प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के काल के अंतर्गत प्रचलित हुआ था। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। 1329 से लेकर 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इस मुद्रा को दोकानी कहा जाता था। ये ध्यान में रखना, ये जो मुद्रा थी सांकेतिक मुद्रा, इसको दोकानी के नाम से कहा जाता था। यह मूलतः तांबे की बनी होती थी। ओके, 1329-30 के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका प्रचलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आपको देखा है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो देखिए, चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो भारत के हिंदू शासक जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीवनी और इसके समकालीन जो भी प्रसंग हुए हैं उसके ऊपर आधारित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसकी रचना की बात करें तो कविराज जो चंद्रबरदाई है, जिसको पृथ्वीराज भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इसकी रचना करवाई थी। तो चंद्रबरदाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था। तो देखिए, दासों का शौकीन कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर का। भारत में दास प्रथा का प्रेरक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी को दास प्रथा का प्रेरक माना जाता है, लेकिन दास वंश की स्थापना जो है वो 1206 ईस्वी के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। दास वंश का प्रथम जो सुल्तान इल्तुतमिश था, लेकिन दासों को सर्वाधिक संरक्षण है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। दीवान ए बगदान, जिसको दासों का विभाग के नाम से जाना जाता है, वो फिरोज शाह तुगलक के काल के अंतर्गत ही बना था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों को क्रय विक्रय के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक को दासों का शौकीन था और यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो सल्तनत काल के अंतर्गत फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। फारसी भाषा को राजभाषा और सामान्य बोलचाल की जो भाषा है वो कौन सी भाषा थी? तुर्की भाषा को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन राजभाषा को जो दर्जा है वो फारसी भाषा को दिया गया। ये तो दर्जा है वो किसने दिया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इल्तुतमिश ने ये दर्जा दिया था। सल्तनत काल के अंतर्गत फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा किसने दिया था? इल्तुतमिश ने दिया था। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल 5 राजवंश हुए और वो 5 राजवंश कौन कौन से हुए उसका कालक्रम क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले हुआ था दास वंश। तो दास वंश हुआ था 1206 से लेकर
1290, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में हुआ था खिलजी, खिलजी वंश हुआ था, वो हुआ था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसके बाद में हुआ था तुगलक वंश, तो तुगलक वंश हुआ था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। उसके बाद हुआ था शैयद वंश, तो शैयद वंश हुआ था 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और लास्ट में हुआ था लोधी वंश, तो लोधी वंश का कालक्रम क्या था, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो ये जो मतलब वंश है, राजवंश, वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हुए थे। पहले हुआ था दास वंश, उसके बाद में हुआ था खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश, बाद में शैयद वंश और बाद में लोधी वंश। तो इनका जो कालक्रम है वो आप ध्यान में रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ईरानी पद्धति जो सजदा है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। ईरानी पद्धति है सजदा, उसकी शुरुआत बलबन ने प्रारंभ की थी। और इल्तुतमिश इलबारी वंश का संस्थापक था और उसने भारत में सर्वप्रथम मकबरे बनाने की जो प्रथा है उसकी प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है। लेकिन ईरानी पद्धति जो सजदा है उसकी शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की। तो देखिए मोहम्मद गोरी की हत्या खोखर ने की थी। खोखर इसका राइट आंसर होगा। मोहम्मद गोरी की हत्या खोखरी विद्रोहियों ने 1206 ईस्वी के अंतर्गत जो आपकी सिंध नदी है, सिंध नदी के किनारे दोहन नाम के स्थान के ऊपर नमाज पढ़ते समय इनकी हत्या की गई थी। क्योंकि मोहम्मद गोरी ने 1174 ईस्वी में भारत आगमन के समय जो खोखरो प्रजाति है उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से अत्याचार किए थे, इसलिए खोखरो विद्रोहियों ने 1206 ईस्वी में सिंध नदी है उसके किनारे दोहन नाम के स्थान के ऊपर नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी की हत्या की थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या कहलाता था। तो देखिए इसको किस नाम से जानते थे, संसब के नाम से जानते थे। अकबर के समय का जो सबसे बड़ा सोने का सिक्का है उसको संसब के नाम से जाना जाता था। परंतु अकबर के काल में प्रारंभ में प्रचलित जो स्वर्ण सिक्के हैं उनको मुहर या फिर उनको असरफी कहा जाता था। उनको मुहर कहते थे या फिर उनको असरफी के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित था और इसका वजन है वो 170 ग्रेन था। जबकि तांबे का जो सिक्का था वो अकबर के काल में दैनिक भुगतान के रूप में प्रयोग किया जाता था। और इस सिक्के का प्रचलन 1595 ईस्वी के अंतर्गत अकबर के काल के अंतर्गत ही इसका प्रचलन किया गया था। तो अकबर के समय सबसे बड़ा जो सोने का सिक्का है उसको किस नाम से जानते थे, संसब के नाम से जाना जाता था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अकबर ने कब जजिया की समाप्ति की। तो जो अकबर है उसने जजिया कर है वो कब समाप्त किया था, 1564 ईस्वी के अंतर्गत समाप्त किया था। ऑप्शन आपको जो इसमें सेकंड दे रखा है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। सम्राट अकबर मुगल काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे और इनके जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर को 1542 ईस्वी को गुजरात का जो अमरकोट है वहां पर इसका जन्म हुआ था। फिर 1562 ईस्वी के अंतर्गत आमेर के जो राजा भारमल है उसकी पुत्री मरियम, जिसको जोधाबाई के नाम से फेमस हुई थी, उससे विवाह किया और उसके बाद में 1564 ईस्वी में जजिया कर है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इसलिए अकबर ने जजिया कर है वो कब समाप्त किया था, 1564 ईस्वी के अंतर्गत समाप्त किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। कौन सा शामिल नहीं था वो आपको बताना है। तो देखिए इसके अंतर्गत बीरबल है वो तो नवरत्नों में शामिल था, टोडरमल भी शामिल था, मान सिंह है वो भी नवरत्नों में था, लेकिन बदायूनी इसमें नवरत्नों में शामिल नहीं था। और ऑप्शन जो फोर्थ है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के जो नवरत्न है उसमें अब्दुल कादिर बदायूनी शामिल नहीं था। इस महान व्यक्ति का मूलतः संबंध की बात करें तो अजमेर से ये संबंध रखते थे और यह हल्दीघाटी युद्ध के समय अकबर के साथ में एक प्रत्यक्षदर्शी था। इसने ही देखा था, बदायूनी ने ही देखा था हल्दीघाटी का युद्ध, लेकिन ये अकबर के नवरत्नों के अंतर्गत शामिल नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ। तो देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो 1878 के अंतर्गत पास हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पत्रकारिता का काला कानून किसको कहा जाता है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ही कहा जाता है। यह कानून ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिटन
लॉर्ड लिट्टन ने 1878 के अंतर्गत ये पास किया था। और ये जो कानून है वो देशी समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। इसलिए एग्जाम में पूछा जाए देशी समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला कानून किसको कहा जाता है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही कहा जाता है, जो कि 1878 के अंतर्गत पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फोर्ट विलियम है वो कलकत्ता के अंतर्गत स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम अंग्रेजी शासन काल में कलकत्ता का एक प्राचीन नाम था। इस नगर का निर्माण कलकत्ता, गोविंदपुरा और सूत्रनाटी को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता का निर्माण किया गया था। इस नगर की नींव की बात करें तो जोब चारनाक ने इसकी नींव डाली थी। कालांतर में इस नगर है वो कलकत्ता को फोर्ट विलियम नगर का दर्जा है वो फिलहाल दे दिया गया है, इसलिए कलकत्ता क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कलकत्ता में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। वायसराय का अधिकार 2 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र के बाद में इन्होंने पदभार है वो इनको प्राप्त हुआ था। वायसराय गवर्नर जनरल के पद के ऊपर 1858 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जारी व्यपगत सिद्धांत, जिसको गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है, उसके कारण सन 1857 की क्रांति का ज्वर है वो भी इन्होंने ही सहन किया था। तो लॉर्ड कैनिंग थे जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत की। तो अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत सन 1582 के अंतर्गत की थी। अकबर ने दहशाला प्रथा 1582 में प्रारंभ की थी। और अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, टोडरमल। टोडरमल के द्वारा जाति व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व जो क्षेत्र है वो टोडरमल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नवरत्नों में एक टोडरमल का मूलतः जो संबंध की बात करें तो गुजरात से यह संबंध माना जाता है। दहशाला प्रथा अकबर के काल में औसत उपज पर आधारित हुआ करती थी। अकबर के काल में वसूली 8 सूबों के अंतर्गत ली जाती थी, जिसमें मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, मालवा और अजमेर शामिल थे। ब्रिटिश काल के अंतर्गत रेतवाड़ी व्यवस्था के अनुकूल हुआ करती थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट दूसरे या तीसरे हिस्ट्री का जो अपने पेपर लगाया था उसमें भी पूछा था कि रेतवाड़ी व्यवस्था है वो किसके काल में हुआ करती थी। तो ब्रिटिश काल में ये जो व्यवस्था है वो रेतवाड़ी व्यवस्था के अनुकूल ही हुआ करती थी। तो देखिए 1582 इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत कब की थी, 1582 के अंतर्गत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस मुगल सम्राट में मनसबदारी व्यवस्था को दुअस्पा सिहप्पा पद्धति अपनाई थी। तो देखिए किसके द्वारा अपनाई गई थी, जहांगीर के द्वारा अपनाई गई थी। मुगल सम्राट अकबर मनसबदारी व्यवस्था का जनक माना जाता है। ये जो व्यवस्था है वो 1567 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, लेकिन दुअप्पा सिहप्पा पद्धति का जो प्रारंभ है वो मुगल शासक जहांगीर ने किया था। इसलिए दुअप्पा सिहप्पा का नाम कहीं पर आ जाए तो आपको जहांगीर करना है, न कि अकबर। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था है उसका जनक आ जाता है अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस मुगल शासक ने अपनी शासनकाल के अंतर्गत राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या अधिक रखी थी। तो देखिए वो कौन सा शासक था, औरंगजेब था। मुगल शासकों के द्वारा राजपूत और मराठा मनसबदार है उसको संरक्षण देने का जो प्रावधान है वो भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखा गया है। सर्वाधिक मराठा राजपूत हिंदू मनसबदारों की जो संख्या है औरंगजेब के शासनकाल के अंतर्गत हुआ करती थी। तो औरंगजेब क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1659 ईस्वी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। मुगल शासक औरंगजेब है उन्होंने आलमगीर ए बादशाह की उपाधि 1659 ईस्वी के अंतर्गत धारण की थी। मुगल शासक औरंगजेब एक मात्र मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक है वो भी 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक हुआ था उनका सामूलगढ़ विजय है उसके उपरांत में 21 जुलाई को 1658 ईस्वी को उनका राज्याभिषेक हुआ था पहला। दूसरा राज्याभिषेक इनको 1659 ईस्वी के अंतर्गत दिल्ली में हुआ था। तो ये एकमात्र मुगल बादशाह थे औरंगजेब जिनका राज्याभिषेक है वो भी 2 बार हुआ था। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अकबर ने कब दास प्रथा अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 1582। अकबर ने दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण देने का कार्य 1582 ईस्वी के अंतर्गत किया था। और 1583 ईस्वी में सम्राट अकबर ने जानवरों की हत्या
जानवरों की हत्या के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए 1582 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।